शिखर को छूने के लिए तत्पर विद्यार्थियों, हमने पतंग की पिछली वीडियो पढ़ी और उसमें देखा कि पतंग के साथ साथ हम भी उड़ रहे होते हैं, हमारी आकांक्षाएं उड़ रही होती हैं। तो आइए अब इस कविता का उद्देश्य देखें, लाभ देखें, प्रयोजन अर्थात कारण देखें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या लाभ इससे आपको मिलने वाला है। इससे प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय राग और बच्चों के बाल सुलभ प्रकृति अर्थात स्वभाव, बच्चों का जो नेचुरल स्वभाव है उससे आपको परिचित करवाया जाएगा और प्रकृति और बच्चों के प्रति आपके मन में अटैचमेंट, आसक्ति का भाव पैदा होगा, जाग जाएगा। दूसरा, कविता का रस आस्वादन करके अर्थात उसका आनंद रसपान करके, जैसे कि हमने एक गाने का आपको ढंग बताया, उस ढंग से आप उसके अंदर वर्णित भावों को, उसके अंदर की बातों को अपने हृदयंगम करेंगे अर्थात हृदय में ले जाएंगे। साहित्य के पद्य विधा, जिसमें कविता एक अंग है, उसका ज्ञान प्राप्त करके आप कविता की विषय वस्तु को पूर्व में सुनी हुई या पढ़ी हुई कविताओं से संबद्ध करेंगे, जोड़ेंगे। अलंकारों के प्रयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे इस कविता को पढ़ने के बाद। दूसरा, नए शब्दों के अर्थ समझकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे। और छात्रों को और क्या लाभ होगा, कवि और उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे साहित्यकार, हमारे कवि आलोक धनवा जी निरंतर कविताएं लिखते रहते हैं। कुल 41 कविताओं का उनका संग्रह है। स्वयं कविता लिखने की आपकी योग्यता का विकास होगा, आप भी सोचेंगे ऐसी छोटी छोटी कविताएं हम भी लिख लें। और प्राकृतिक सौंदर्य एवं बच्चों के व्यवहार और स्वभाव की तुलना करना आप सीख जाएंगे, जो कि रचनाकार का उद्देश्य है, वो उद्देश्य आपको समझ आने लगेगा। तो इस तरह से आपको पतंग कविता पढ़ने के बाद बहुत सारे गुण आपके अंदर विकसित हो रहे हैं। तो आइए अब इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज बौछारें गईं। बौछारें कब होती हैं? जब बारिश की ऋतु होती है। बारिश की ऋतु में सावन का महीना होता है, सावन के महीने में बौछारें होती हैं और वो बारिश का मौसम होता है। उसके बाद भाद्रपद, भादो अर्थात भाद्रपद, बौछारें अर्थात वर्षा की फुहारें। भादो मतलब भाद्रपद का महीना। भादो, हमारे महीने कैसे चलते हैं बच्चों? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। और उसके बाद आ गई हमारी ये, अब जो कहना चाह रहे हैं कवि, कहते हैं ये दोनों मौसम तो चले गए। इसमें तो बारिश होती रहती थी, इसमें अंधेरा छाया रहता था, बादल छाए रहते थे ना, कभी भी बारिश हो जाएगी, दिन में भी रात लगने लगती थी। अब क्या हुआ? सवेरा हुआ। अब यहाँ पर सवेरा होने का मतलब क्या है? शरद ऋतु आ गई। यहाँ पर हमें अभिधा से काम नहीं चलेगा, सीधे सीधे अर्थ से काम नहीं चलेगा, उसका लाक्षणिक और व्यंग्य अर्थ हमें समझना है। कैसा सवेरा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंखें, लाल लाल खरगोश की आंखें और चमकती हुई आंखें, ऐसा ही है शरद ऋतु का सवेरा। और वो सवेरा कैसा है? ऐसा लगता है, कवि कह रहा है, यहाँ पूरी कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा है, और लेकिन कवि ने बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से उसका वर्णन किया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। ये शरद ऋतु जो आई है पुलों को पार करके आई है। कौन से पुल? 6 ऋतुएं हैं वर्ष में, एक साल में 6 ऋतुएं, और 6 ऋतुओं में से 5 ऋतुओं को पार करने के बाद फिर छठी ऋतु आती है शरद। तो उसने पुलों को पार किया और कैसे आया? वो अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब देखो, शरद कोई मनुष्य तो है नहीं, लेकिन उसको मनुष्य जैसा उससे काम करा रहे हैं, उससे साइकिल चलवा रहे हैं। साइकिल भी कैसी है? चमकीली साइकिल है, एक नया प्रतीक है, ये एक नया ही बिंब है, एक सुंदर बिंब विधान है यहाँ पर। तो यहाँ पर मानवीय अलंकार के साथ साथ कवि की कल्पना कितनी अच्छी है, कवि के प्रतीक कितने सुंदर है। कहता है वो नई साइकिल, चमकीली साइकिल तेज तेज चलाते हुए आया। क्यों आया? क्योंकि वो सभी बच्चों को इकट्ठा कर सके। आओ आओ, चलो चलो पतंग उड़ाएं, चलो बच्चों आओ। इसलिए वो क्या कर रहा है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से आया। घंटी बजाई उसने साइकिल की। अब उसके पास कोई घंटी नहीं है, ये कवि की कल्पना है, कोई साइकिल नहीं है, ये कवि की कल्पना है। वो चमक, वो साइकिल और वो घंटी क्या है? वो चमक है, वो सूरज की रोशनी, और साइकिल क्या है? वो उसका आने का ढंग, अर्थात वो हर एक के, हर व्यक्ति के रूप में हमें आकर के संदेश दे रहा है।
और तीसरा है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अपने चमक वाले इशारों से वो बुला रहा है। कैसे? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, झुंड मतलब दल को, समूह को बुला रहा है। ये है चमकीली साइकिल से। वो कैसे बुला रहा है? कह रहा है कि देखो आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ, अर्थात जो सूर्य की रोशनी है, रिफ्लेक्शन है, वो उन पर पड़ रहा है, वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है सूर्य की रोशनी कि आओ, ये सुहाना मौसम, इतना सुंदर मौसम फिर से नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये मौसम आया है। तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अर्थात आसमान को इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट, इतना नर्म बना दिया। अब आकाश मुलायम कैसे बनेगा? जब आकाश में काले काले बादल हों, देखते ही मन डरता है, पता नहीं ये बिजली ना कड़के, पता नहीं बारिश धुआंधार ना हो, तो वो मुलायम नहीं होता। ऐसे ही गर्मी में बहुत प्रचंड धूप निकली हुई होती है, आसमान में देखें तो धूप से आंखें अंधी होने जैसी हो जाती हैं, तो फिर वो मुलायम कैसे होगा? लेकिन अभी सर्दी का मौसम है ना, तो आकाश भी सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया। किस लिए? ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, ताकि हमारी जो पतंग है, बच्चे जो पतंग उड़ाने वाले हैं, वो ऊपर की ओर उठा सकें, वो खुद छत पर आ सकें और पतंग उड़ाने के लिए उनको ज्यादा गर्मी ना सताए, ज्यादा धूप ना सताए। आगे देखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। पतंग क्या है? सबसे हल्की चीज होती है, सबसे हल्की, बहुत पतला कागज इसमें लगता है और रंग बिरंगी चीज होती है, कई रंगों में बनाई जाती हैं पतंगें। और इसमें कहा जाता है, ये सीधा सीधा यही अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर के सपने, हमारे अंदर की कल्पनाएं, हमारे अंदर के उमंग तरंग, वो सब जागृत हो सके, वो भी उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, महीन बिल्कुल बारीक कागज होता है पतंग का, वो भी उड़ सके। अर्थात छोटे छोटे बच्चे जिनकी छोटी छोटी कोमल कोमल उंगलियां होती हैं, अभी उन्होंने बहुत कुछ बहादुरी नहीं दिखाई, वो भी लेकिन आज उड़ सके, अर्थात ऊपर उठ सके, अर्थात आगे बढ़ सके, अपनी वीरता, साहस और अपनी आजादी जी सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। ये कमानी अर्थात धुरी, सहारा देने योग्य कोई वस्तु। ये बस जो आप पतंगे देख रहे हैं, इसमें एक डंडी सीधी है और एक ये कमानी है, इसी पर ये कागज टिका होता है और पतंग बन जाती है। तो कहते हैं वो पतंग की सबसे पतली कमानी भी उड़ जाती है पतंग के साथ साथ। कितनी सुंदर बात है कि शुरू हो सके, जब पतंग उड़ेगी तो क्या होगा? कोई सीटियां बजाएगा, कोई किलकारियां मारेगा, वाह वाह, बम मारा, मजा आ गया, पेचे काटे, इस तरह की अलग अलग आवाजें, बच्चों की कोमल मधुर स्वरों में जो आवाजें आती हैं, उन आवाजों से क्या होता है? लगता है कि तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो गई है। तितलियां कैसे? ये आसमान में जो पतंगे उड़ रही हैं, जब आप आसमान में देखेंगे, दूर दूर तक देखेंगे, तो दूर से लगेगा तितलियां उड़ रही हैं, अर्थात कोमलता उड़ रही है। बच्चा अकेला नहीं उड़ रहा है, उसके साथ उसकी कोमल भावनाएं उड़ रही हैं, उनको भी आसमान को छूने का मन कर रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ, ये पूरी दुनिया, पूरा वातावरण मुलायम हो गया है, क्योंकि बच्चे जो सॉफ्ट हैं, निर्मल हैं, निश्चल हैं, प्रेम का, आनंद का प्रतीक हैं, उन्होंने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है। तो इसकी अगले भाग की व्याख्या अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।